नमस्कार, मैं आशीष व्यास आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रेप्स ऐप पे। स्वास्थ्य खराब होने की वजह से काफी समय से आपसे मिलना नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम इस जबरदस्त सेशन के साथ एक बार फिर से आपसे मिल रहे हैं और इस सेशन में हम करने वाले हैं नवंबर के कंप्लीट महीने के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा। हमने केवल उन्हीं प्रश्नों का चयन किया है इस सेशन में जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और जिस हिसाब के प्रश्न बार बार परीक्षाओं में अलग अलग रूप में पूछे जाते हैं। वैसे भी हमने बहुत लेट कर दी है, तो और वक्त गवाए बिना हम शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला सवाल, हाल ही में किसे डेमिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, एल गणेश जो कि राणे ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक हैं, उन्हें कुल गुणवत्ता प्रबंध यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रसार और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए डेमिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान पाने वाले मात्र और मात्र तीसरे भारतीय हैं। ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला सवाल, पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? तो दोस्तों, जितने भी स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स होते हैं उनमें जो उनका शुभंकर होता है, चाहे वो फीफा का हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ का हो, चाहे वो अपने जो टोक्यो वर्ल्ड कप हुआ था उसका हो, चाहे वो आने वाले पेरिस ओलंपिक 2024 का हो, वो हमेशा ही इंपॉर्टेंट होते हैं और जो शुभंकर है वो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आने वाले पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर रखा गया है द फ्रेजेस को। इसमें है दो लाल रंग की टोपियां हैं जो फ्रांस की स्वतंत्रता का प्रतीक माने जाते हैं। आने वाले ओलंपिक 2024 जिसका आयोजन पेरिस में किया जाएगा, उसके लिए जो आदर्श वाक्य रखा गया है उसका नाम रखा है अलोन वी गो फास्टर बट टुगेदर वी गो फर्दर, यानी कि एकता पर ज्यादा बल दिया गया है आने वाले पेरिस ओलंपिक 2024 में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मिशन वसुंधरा 2.0 किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों, हाल ही में असम सरकार ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया है मिशन वसुंधरा 2.0। ये जो इन्होंने पहले मिशन एक जारी किया था उसका अपडेटेड वर्जन है और इसका जो उद्देश्य है मिशन वसुंधरा 2.0 का, केवल मूल निवासियों को भूमि का अधिकार दिलाने का इसका उद्देश्य है। 3 पीढ़ी के जो स्पष्ट निवासी है असम के, उनके लिए ये स्पेशल रूप से मिशन लॉन्च किया गया है। असम के जो सीएम हैं उनका नाम आपको जरूर याद रखना है, हेमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टेमिस मिशन का सफलतापूर्वक लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? हाल ही में अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा द्वारा एक आर्टेमिस मिशन का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है और ये जो लॉन्च किया गया है फ्लोरिडा से। दोस्तों, कहां से किया जा रहा है? फ्लोरिडा से। अगर हम स्पेस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें इसरो, डीआरडीओ और नासा, ये जो 3 हैं। और आने वाले समय में जैसे कि आप नवंबर के इस मंथ में देखोगे कि इंडियन स्पेस मैनेजमेंट में भी जो है वो प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है और इसरो खुद इन प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा दे रही है, जिसमें अलग अलग जो स्पेस की कंपनियां हैं उनको सहायता दी जा रही है सरकार के द्वारा और जो खुद हमारी स्पेस एजेंसी है गवर्नमेंट की, इसरो द्वारा। तो ये जो आर्टेमिस मिशन है ये अमेरिका में फ्लोरिडा के एक कैनेडी स्पेस सेंटर है, वहां से लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट में जो है स्पेस लॉन्च सिस्टम, रॉकेट और ओरियन अंतरिक्ष यान शामिल थे। इस आर्टेमिस मिशन में जो भेजा गया है, एक खिलौना भेजा गया है और उस खिलौने का नाम है शॉन द सी। क्या नाम है? शॉन द सी। और 2 डमी भेजे गए हैं, डमी यानी कि 2 पुतले भेजे गए हैं जिनका नाम है हेल्गा एंड जौहर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर करंट अफेयर्स का अच्छा पेपर आता है जिसमें डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कुछ इस प्रकार के आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत कौन सा स्थान हासिल किया है? तो जलवायु में परिवर्तन के प्रदर्शन को सूचित करने वाले सूचकांक में भारत ने 2023 में 8वां स्थान हासिल किया है। कुल 63 देशों का इस सूचकांक में चयन किया गया था जिसमें भारत की रैंकिंग रही 8वीं। 2022 की अगर हम बात करें, इस रैंकिंग में भारत का स्थान था 10वां, यानी कि 2 स्थान के सुधार के साथ इस साल 2023 में 8वां स्थान हासिल किया है। इस प्रदर्शन सूचकांक की खास बात यह रही कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन तीनों पर कोई भी देश नहीं रहा और जो 4th स्थान है यानी कि चौथे स्थान पर डेनमार्क रहा। यानी कि इस सूचकांक के आधार पर जो शीर्ष देश है वो डेनमार्क है। 4 श्रेणियों में इसका विभाजन किया जाता है, जिसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जिसमें भारत की रैंक थी 9th। इसके अलावा अक्षय ऊर्जा जिसमें भारत की रैंक थी 24,
ऊर्जा उपयोग जिसमें भारत की रैंक थी 9 और क्लाइमेट पॉलिसी जिसमें भारत की रैंक थी 8। इन चारों के आधार पर फाइनली भारत को 8वां स्थान इस सूचकांक में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीड आईटी समिट 2022 की मेजबानी स्वीडन और ने की, यानी कि स्वीडन और किस देश ने की थी, तो स्वीडन और भारत ने लीड आईटी समिट 2022 की मेजबानी की और ये मेजबानी की कोप 27 के मौके पर। दोस्तों कोप 27 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में किसी न किसी रूप में ये प्रश्न या इससे रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। कोप 27 का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? मिस्र में हो रहा है। भारत की तरफ से इसमें किसने भाग लिया है? वो लिया है भूपेंद्र यादव जी ने। भूपेंद्र यादव जी हमारे जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के केंद्रीय मंत्री हैं। इसका आयोजन क्यों किया गया था लीड आईटी का? तो इसका आयोजन किया गया था उद्योग परिवर्तन के लिए नेतृत्व, यानी कि इसका जो पूरा नाम है वो भी इसी आधार पर रखा गया है, लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और अमेरिका संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास युद्ध अभ्यास कहां शुरू हुआ? हाल ही में उत्तराखंड के औली में एक युद्ध अभ्यास शुरू हुआ था, जो भारत और अमेरिका के बीच में एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास था और ये युद्ध अभ्यास का 18वां संस्करण था। जगह भी याद रखना आप, उत्तराखंड का औली। और इस युद्ध अभ्यास का उद्देश्य क्या था? औली बहुत ही ऊंचाई वाला स्थान है, तो उच्च ऊंचाई और अत्यंत जो ठंडा मौसम होता है उसमें युद्ध करने की अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इस युद्ध अभ्यास, जिसका नाम भी युद्ध अभ्यास है, का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए एसबीआई ने किस देश की बैंक के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में एसबीआई ने जर्मनी के साथ एक समझौता किया है, जिसमें वो भारत में लागू की जाने वाली सौर परियोजनाओं का वित्त पोषण करेगी। जर्मनी की जो बैंक है उसका नाम है जर्मन विकास बैंक और ये जो समझौता हुआ है ये हुआ है 1240 करोड़ रुपए का ये समझौता हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि भारत में वर्तमान में सौर परियोजनाओं को फुल रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है और उसी के अंतर्गत ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल, इसरो के PSLV C54 रॉकेट ने किस उपग्रह को सूर्य समकालिक कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? तो हाल ही में हमारे भारत के लिए एक और गौरवमयी पल कि भारत का जो स्पेस एजेंसी है उसने सूर्य की समकालीन कक्षा में एक उपग्रह को सफलतापूर्वक स्थापित किया है और उसका नाम है ओशन सेट। नाम याद रखना और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओशन सेट इसका नाम है, जिसे लॉन्च किया गया था अपने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ये जो ओशन सेट है ये काम क्या करेगा? तो ये भी पृथ्वी के अवलोकन का ही काम करेगा। किसका? पृथ्वी पर नजर रखने का ये काम करेगा। नेक्स्ट, मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो हाल ही में मॉर्निंग कंसल्ट, जो कि एक अमेरिकन स्थित कंसल्टिंग फर्म है, उसने 16 से 22 नवंबर में एक सर्वे करवाया था और उस सर्वे में यह पाया गया कि भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो केवल भारत में ही विख्यात नहीं है बल्कि पूरे विश्व में विख्यात है। यानी कि पूरे विश्व में सबसे पहला नंबर है उनका लोकप्रिय नेताओं की सूची में। और इस बात पर मोहर लगाई है मॉर्निंग कंसल्ट ने। हमारे मोदी जी को 77% रेटिंग मिली है और इसी के साथ वे बने हैं पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता। दूसरे नंबर पर रहे मैक्सिको के जो राष्ट्रपति है मैनुअल लोपेज। अगला सवाल, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, ये सब आपको अच्छे से जानकारी है मेरे हिसाब से, अगर आप तैयारी सीरियसली कर रहे हैं तो। इस दिन पर खास क्या हुआ उसके बारे में मैं आपको जरूर दे देता हूं जानकारी कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई जिसका नाम था जस्ट IS। क्या नाम था? जस्ट IS मोबाइल ऐप 2.0 वर्जन इसका लॉन्च किया गया, जिसका मुख्य कार्य होगा पेंडेंसी और निपटाने की निगरानी करने के लिए। इसके अलावा एक वर्चुअल जस्टिस क्लॉक का अनावरण किया गया, जिसका मुख्य कार्य न्याय वितरण प्रणाली के महत्वपूर्ण आंकड़ों के लिए इसका भी अनावरण किया गया। नेक्स्ट, 4 से 7 दिसंबर 2022 में
भारत में पहली बार होने वाली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो राजस्थान का एक शहर है उदयपुर। नाम याद रखना, उदयपुर बहुत ही खूबसूरत शहर है। तो इस उदयपुर में पहली बार G20 शेरपाओं की बैठक होने जा रही है 4 से 7 दिसंबर 2022 के बीच में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न 100% कहीं ना कहीं एग्जाम में ये पूछा जाएगा जरूर, चाहे वो आपके स्टेट एग्जाम में पूछा जाए, चाहे वो एसएससी में पूछा जाए, चाहे वो और ऐसा कोई भी एग्जाम जिसमें करंट अफेयर्स आते हैं उसमें पूछा जाए, लेकिन ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो उदयपुर में एक दरबार हॉल है और वो हॉल स्थित है सिटी पैलेस में, वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। और इस बैठक का उद्देश्य रहेगा कि जो G20 के देश हैं उनके विकास को बढ़ावा दे और इन 20 देशों के बीच में जो संबंध है उनको और मजबूत किया जाए। ये जो शेरपाओं की बैठक है ये मुख्य G20 शिखर सम्मेलन जो होता है उससे पहले सरकार के प्रतिनिधियों की प्रारंभिक बैठक है। भारत के G20 शेरपा कौन है, इनका आप नाम जरूर याद रखना, वो है अमिताभ कांत। ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा, अमिताभ कांत। ये भारत के G20 शेरपा हैं जो इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इससे पहले ये नीति आयोग के पूर्व CEO रह चुके हैं और इसी वजह से आपने इनका नाम बहुत ही सुना होगा, अमिताभ कांत। और आज का जो लेटेस्ट अपडेट है इस G20 शेरपा मीटिंग के बारे में मैं वो भी आपको साथ में बता देता हूं कि बीकानेर के पवन व्यास जी हैं जो क्या करेंगे, इनका साफा पहनाकर स्वागत करने वाले हैं। क्या करेंगे, जो भी विदेशी आने वाले हैं, G20 शेरपा आने वाले हैं, उन सभी का पवन व्यास जो कि बीकानेर के एक साफा बांधने वाले हैं और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, वो सभी का साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। तो जो भी राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में मलेशिया में प्रधानमंत्री चुनाव संपन्न हुए हैं और इन चुनावों में अनवर इब्राहिम ने जीत हासिल की है और वो अब मलेशिया के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ये मलेशिया के 10वें प्रधानमंत्री बने हैं। हालांकि इन्होंने चुनाव में बहुमत हासिल नहीं किया था, लेकिन मलेशिया के जो राजा है जिनका नाम है सुल्तान अब्दुल्ला अहमद शाह ने इन्हें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है और शपथ दिलाई। और ये जो शपथ दिलाई जाती है वो दिलाई जाती है कुआलालंपुर महल में। अगला सवाल, इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद द्वारा एक पुस्तक प्रकाशित की गई है जिसका नाम है इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इसका जो विमोचन है वो किया गया है धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, जो कि हमारे केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं। और जो हमारा भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद है जिसके द्वारा ये पुस्तक प्रकाशित की गई है, उनके अध्यक्ष का भी आप नाम जरूर याद रखें। उनका नाम है रघुवेंद्र तंवर। क्या नाम है? रघुवेंद्र तंवर। नेक्स्ट, 2023 से 2025 तक IEC का उपाध्यक्ष कौन बनेगा? तो भारत जो है वो 2023 से 2025 तक IEC का उपाध्यक्ष बनेगा। IEC का पूरा नाम है अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कमीशन और इसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक और संबंधित तकनीकों हेतु इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड होते हैं उनको प्रकाशित करना। IEC में जो भारत के प्रतिनिधि हैं उनका नाम है विमल महेंद्रू। क्या नाम है? विमल महेंद्रू। ये IEC में भारत के प्रतिनिधि हैं। IEC उपाध्यक्ष के साथ ही भारत ने सामरिक प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष का भी पद जीता है। नेक्स्ट, वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास समन्वय 2022 का आयोजन कहां किया गया? तो हाल ही में आगरा में एक अभ्यास का आयोजन किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य था कि भाई आपदा जब आ जाती है तो उन मामलों से कैसे निपटा जाए। और ये जो अभ्यास है ये किया गया हमारी IAF द्वारा, यानी कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा ये समन्वय 2022 आगरा में किया गया है। और जो इसके मुख्य अतिथि थे वो थे हमारे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। और इसमें जो आसियान देशों के प्रतिनिधि थे उन्होंने भी भागीदारी ली थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद जरूर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर 2022 भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है? तो भारत और ओमान के बीच एक युद्ध अभ्यास होता है जिसका नाम है नसीम अल बहर, और ये इस अभ्यास का इस बार 13वां संस्करण था जो आयोजित किया गया था ओमान में 19 से 24 नवंबर के बीच में। इस युद्ध अभ्यास के 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है कि इसमें जो अपने बंदरगाह होता है वहां पे अभ्यास किया जाता है। दूसरा जो चरण होता है उसमें समुद्री चरण उसका नाम है, और समुद्र के बीच में इसका अभ्यास किया जाता है। और जो तीसरा चरण होता है वो होता है डीप ब्रीफ चरण, यानी कि समुद्र में के अंदर गहराई में जाकर ये युद्ध अभ्यास किया जाता है। अगला सवाल, अम्लान कार्यक्रम किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है? तो हाल ही में ओडिशा के जो सीएम हैं नवीन पटनायक जी, इन्होंने एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य होगा एनीमिया की समस्या का पूर्ण उन्मूलन करना। और ये जो एम्लान है इसका नाम भी, फुल फॉर्म भी यही है, एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान। अगला सवाल, हाल ही में किसे डॉक्टर कलाम सेवा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद जरूर रखना। तो हाल ही में रवि कुमार सागर जी को डॉक्टर कलाम सेवा अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और ये जो सम्मान है ये इन्हें मिला है समाज सेवा के लिए। रवि कुमार सागर एक एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने आरकेज इनोज ग्रुप नाम से एक कंपनी खड़ी की है अपनी, और इनकी जो उम्र है वो मात्र 22 वर्ष है, और 22 वर्ष में इन्होंने इतना बड़ा एक सम्मान समाज सेवा के लिए पाया है। भारत को ऐसे ही रवि कुमारों की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि धीरे धीरे मानवता जो है वो आदमी के मन से खत्म होती जा रही है। लेकिन ये जो रवि कुमार सागर जी है, कुछ ऐसे नौजवान हैं जो आज भी इस मानवता को बरकरार रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगला सवाल, भारत और इंडोनेशिया के मध्य कौन से संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन करावांग इंडोनेशिया में किया गया? तो हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच करावांग, जो कि इंडोनेशिया में स्थित है, एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया जिसका नाम है गरुड़ शक्ति। ये हमेशा होता है, हर साल होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच में, और इस साल ये इस अभियान का 8वां संस्करण था। तो किसके बीच होता है? भारत और इंडोनेशिया के बीच में। इसका नाम क्या है? गरुड़ शक्ति है। कौन सा संस्करण था? 8वां संस्करण था। और इस बार कहां आयोजित किया गया? करावांग इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। खेल मंत्रालय द्वारा निम्न में से किसे तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो एडवेंचर जो स्पोर्ट्स होते हैं या जो एडवेंचर करते हैं उन्हें दिया जाता है तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर पुरस्कार, जो कि उनके कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिलता है। तो हाल ही में भारत के जो नैना धाकड़ है, शुभम धनंजय वनमाली है और भवानी सिंह है, इन तीनों को यह पुरस्कार दिया गया। नैना धाकड़ जी को लैंड एडवेंचर श्रेणी में यह पुरस्कार मिला। शुभम धनंजय वनमाली को वाटर एडवेंचर के लिए पुरस्कार मिला, और भवानी सिंह जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए यह पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार के लिए जो राशि मिलती है वो होती है 15 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राजेंद्र सिंह पंवार जी को फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि NIIT के अध्यक्ष भी हैं और इसके फाउंडर भी हैं, और ये पुरस्कार इन्हें 8वें उच्च शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कारों के दौरान दिया गया। IIT जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ही फेमस नाम है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और उनके एक अविस्मरणीय योगदान के लिए राजेंद्र सिंह पंवार जी को फिक्की द्वारा ये लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिक्की बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इसके बारे में प्रश्न आपसे जरूर पूछा जा सकता है, जिसका पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1927 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, तमिलनाडु ने अपने पहले जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में किसे घोषित किया है? तो चेन्नई का एक गांव है जिसका नाम है अरिटापट्टी गांव। नाम याद रखना, बड़ा ही
अटपटा नाम जरूर है, लेकिन आप इस अटपटे से ही नाम याद रख सकते हो, अरिटापट्टी गांव। ये बना है तमिलनाडु का अपना पहला जैव विविधता विरासत स्थल। ये एक फेमस जगह है तमिलनाडु में, मदुरई में ये गांव स्थित है और इसे जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के तहत अधिसूचित किया गया है। इसके अलावा एक और गांव को शामिल किया गया है जिसका भी आप नाम जरूर याद रखना, उसका नाम है मीनाक्षीपुरम। अगला सवाल, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो हाल ही में कजाकिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए हैं और इन चुनावों में कासिम जोमार्ट टोकायोव ने जीत हासिल की है और वो बने हैं अब कजाकिस्तान के नए राष्ट्रपति। नाम याद रखना, कासिम जोमार्ट टोकायोव। नेक्स्ट, हाल ही में किसे गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100 आउट ऑफ 100% ये आपसे परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। तो दलाई लामा जो कि एक बौद्ध गुरु है, तिब्बती आध्यात्मिक नेता हैं और शांति के लिए ऑलरेडी जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है और ये मिला था इन्हें 1989 में, उन्हें हाल ही में गांधी मंडेला शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ये तिब्बत के 14 नंबर के आध्यात्मिक नेता है जिन्हें दलाई लामा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूनेस्को द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम रखा गया है एक भारतीय मदनजीत सिंह पुरस्कार के नाम से। मदनजीत सिंह जी पूर्व भारतीय कलाकार थे और लेखक थे जिनका 2013 में निधन हो गया था और साथ ही साथ ये यूनेस्को के सद्भावना राजदूत भी थे और उनकी याद में हर 2 साल में एक बार ये पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार। और इस बार ये पुरस्कार दिया गया है फ्रांका मा इह सुलेमयोंग जी को, जो कि कैमरून से बिलोंग करती है। कहां से? कैमरून से ये बिलोंग करती है और इन्हें सहिष्णुता और जो अहिंसा के प्रचार के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। ये अपना एक ऑर्गेनाइजेशन भी चलाती है जिसका नाम है पॉजिटिव यूथ अफ्रीका और ये उसकी अध्यक्ष हैं। इसकी जो पुरस्कार की राशि है वो है $1 लाख। क्या है? $1 लाख अमेरिकी डॉलर इस पुरस्कार की राशि है। अगला सवाल, शत्रुनाश नामक एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास का आयोजन कहां किया गया? तो हाल ही में राजस्थान में एक फील्ड रेंज है महाजन में। कहां स्थित है? राजस्थान के बीकानेर में एक गांव है महाजन, वहां पर एक फील्ड रेंज है और इसी फील्ड रेंज में शत्रुनाश नामक एक शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है जो कि जमीनी और हवाई युद्धाभ्यास है। यानी कि इसमें जो भारत की थल सेना और जो भारत की वायु सेना इन दोनों ने पार्ट लिया है। पिछले बीते कुछ समय में बहुत सारे युद्धाभ्यास हुए हैं, आप ये जरूर याद रखें। हमारी कोशिश रहेगी कि हम इन युद्धाभ्यासों को आपके साथ सामने एक अलग से एक वीडियो के रूप में जरूर लेकर आए। अगला सवाल, द पैराडाइज ऑफ फूड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हाल ही में खालिद जावेद जी ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द पैराडाइज ऑफ फूड और इस पुस्तक ने एक पुरस्कार जीता है जो कि एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसका नाम है जेसीबी पुरस्कार 2022 और जिसका विनिंग प्राइज है 25 लाख रुपए। अगला सवाल, नालंदा अंटिल वी मीट अगेन पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो हाल ही में भारत के प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड ने एक पुस्तक का विमोचन किया है जिसका नाम है नालंदा अंटिल वी मीट अगेन। इस पुस्तक के जो राइटर हैं उनका नाम आप याद रखना, उनका नाम है गौतम बोराह। अगला सवाल, हाल ही में किसे सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पिछले कुछ समय से एसएससी में जो ट्रेंड चल रहा है जिसमें भारत की जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड प्रश्न काफी पूछे जा रहे हैं, उस हिसाब से ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उमा शर्मा का वो आपसे संबंध जरूर पूछ सकता है। तो उमा शर्मा जी को सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जो कि एक कथक नृत्य का है। कौन है? कथक नृत्य का है और बहुत ही फेमस है। ऐसा नहीं है कि ये कोई नई उभरी है, ऑलरेडी बहुत फेमस नृत्यांगना है ये कथक की और भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ही इन्हें ये सुमित्रा चरत राम पुरस्कार जो कि
अपने फील्ड का एक बहुत ही नामी पुरस्कार है दिया गया है। उमा शर्मा जी को इससे पहले 1973 में एक पुरस्कार मिल चुका है जो कि भारत का प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार है। इसके अलावा इन्हें साल 2001 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। और ये जो सुमित्रा चरित राम पुरस्कार है इसकी शुरुआत हुई थी साल 2010 में। तो उमा शर्मा जी का संबंध है कथक से। इन्हें 1973 में पद्मश्री पुरस्कार और साल 2001 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है ऑलरेडी। और एसएससी के हिसाब से ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किसे हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारत में एक चुनाव आयोग है और उस चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम है राजीव कुमार जी, और जो 2 चुनाव आयुक्त हैं उनमें एक है अनूप चंद्र पांडे जी और दूसरा चुना गया है हाल ही में अरुण गोयल जी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी 100% आपसे जरूर पूछा जाएगा, तो इसको भी याद रखें। भारत के जो चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं उन तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार और जो 2 चुनाव आयुक्त हैं उनमें एक है अनूप चंद्र पांडे जी और दूसरे हैं अरुण कुमार गोयल जी। अगला सवाल, किस खिलाड़ी को हाल ही में ITTF एथलीट आयोग में चुना गया है? तो भारत के जो टेबल टेनिस प्लेयर हैं जिनका नाम है अचंता शरथ कमल जी, इन्हें ITTF यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का जो एथलीट आयोग है उसमें चुना गया है। और इनका अभी गोल्डन पीरियड चल ही रहा है जैसा आप सभी जानते हैं, क्योंकि इन्हें हाल ही में जो स्पोर्ट्स का भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये इस आयोग में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं और जो इनका कार्यकाल रहेगा वो रहेगा 4 साल का, यानी कि ये आने वाले 2026 तक इस आयोग में काम करेंगे। अगला सवाल, पश्चिम बंगाल का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में पश्चिम बंगाल का जो राज्यपाल है वो नियुक्त किया गया है CV आनंद बोस जी को। ये ला गणेशन जो कि पहले पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे उनका स्थान लेंगे। पश्चिम बंगाल में खेला होबे यानी कि अपनी जो ममता दीदी है उनकी सरकार है। अगला सवाल, द लाइट वी कैरी की लेखिका कौन है? अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा की जो पत्नी है मिशेल ओबामा जी, इन्होंने हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च की है जिसका नाम है द लाइट वी कैरी। ये बहुत ही अच्छी लेखिका है और समय समय पर बहुत सारी अच्छी पुस्तकें ये लिखती रहती है और इसी श्रेणी में, इसी श्रृंखला में इन्होंने एक और पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द लाइट वी कैरी। नाम याद रखना। और जो इसकी लेखिका है वो कौन है? मिशेल ओबामा जी। अगला सवाल, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, जो पेंशन का जो सारा दारोमदार होता है वो होता है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट पर, और इसका जो अध्यक्ष चुना गया है वो चुना गया है सूरज भान जी को। ये चुना जाता है, जो अध्यक्ष चुना जाता है पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी कि जिसे हम PFRDA के नाम से जानते, जिसकी स्थापना 23 अगस्त 2003 को की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। और जो वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है उनका नाम है सुप्रतिम बंदोपाध्याय। अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन सा है? तो हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसके अनुसार दुनिया का जो सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है वो कौन है? चीन है, जो कि कुल विश्व का लगभग 57% उत्पादन करता है। और खास बात इसमें यह है कि जो अपना भारत है वो इस बार इसमें सेकंड स्थान पर रहा है और भारत की जो प्रति व्यक्ति स्टील की खपत है वो अब 78 किलो हो गई है और जो भारत में स्थापित क्षमता है स्टील की वो हो गई है 150 मिलियन टन। तो आपको याद रखना है भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है और जो टॉप पर है वो कौन है? चीन। अगला सवाल, अमर सरकार पोर्टल किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में त्रिपुरा में एक अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया गया है मानिक साहा जी द्वारा। नाम याद रखें,
मानिक साहा, ये जो है त्रिपुरा के सीएम हैं। कौन है? त्रिपुरा के सीएम हैं और इनके द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य लोगों और सरकार के बीच में संपर्क स्थापित करना है। इस पोर्टल के तहत समस्या और शिकायत जो है आप दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो खास बात है, इसमें पंचायत विभाग सहित कुल 78 यानी कि 78 विभाग शामिल किए गए हैं इस पोर्टल में। त्रिपुरा में ही इस अमर सरकार पोर्टल से पहले एक पहल शुरू की गई थी, जिसका हम जिक्र कर चुके हैं, हर घर सुशासन पहल। क्या नाम है? हर घर सुशासन पहल। ये भी त्रिपुरा में ही शुरू की गई थी। अगला सवाल, हाल ही में किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? नीति आयोग की जहां भी बात आती है वो प्रश्न हमारे लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो नीति आयोग में वर्तमान में एक सदस्य को पूर्णकालिक सदस्य का दर्जा दिया गया है और वो सदस्य हैं डॉक्टर अरविंद विरमानी जी। ये साल 2007 से लेके 2009 तक वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार का कार्य कर चुके हैं। नीति आयोग के बारे में आपको कुछ जानकारी होनी बड़ी आवश्यक है, जिसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात, नीति आयोग का सीईओ कौन है? तो वर्तमान में जो इसके सीईओ है उनका नाम है परमेश्वरन अय्यर। थोड़े समय पहले ही चेंज हुए थे, तो नाम जरूर याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधा प्रश्न आ सकता है। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? तो ये भी हाल ही में चेंज हुए और उनका नाम है सुमन बेरी। क्या नाम है? सुमन बेरी। और जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं? तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री, जो कि हमारे कौन है? नरेंद्र मोदी जी। इसके अलावा नीति आयोग के अगर हम सदस्यों की बात करें तो इसके अलावा कौन कौन है? तो अरविंद विरमानी जी के अलावा तो वीके सारस्वत, रमेश चंद्र और वीके पॉल, ये जो है नीति आयोग के सदस्य हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, ये जरूर आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती है ये जानकारी। अगला सवाल, सरकार ने आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नामित किया है? तो सरकार ने आरबीआई यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका जो सेंट्रल बोर्ड में निदेशक के रूप में विवेक जोशी को नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में AAAI के नाम से जानते हैं, उसका अध्यक्ष हाल ही में चुना गया है प्रशांत कुमार जी को, जो कि खुद ग्रुप एम मीडिया, जो कि प्राइवेट लिमिटेड है एडवर्टाइजिंग की, उसका जो दक्षिण एशिया का जो सारा कार्यभार है वो देखते हैं प्रशांत कुमार जी, यानी कि दक्षिण एशिया के सीईओ हैं। इसके अलावा राणा बरुआ जी को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। कौन है? राणा बरुआ जी क्या बने हैं? AAAI के उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। प्रशांत कुमार जी अनुप्रिया आचार्य का स्थान लेंगे, जो कि पहले अध्यक्ष थी, और जो अनुप्रिया आचार्य जी थे वो अब अध्यक्ष से हटाकर बोर्ड के जो पदेन सदस्य होते हैं, बोर्ड ऑफ मेंबर्स में इनको शामिल कर लिया गया है। AAAI के बारे में आपको कुछ जानकारी जो पता होनी चाहिए, इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1945 में और ये राष्ट्रीय विज्ञापन एजेंसी है। अगला सवाल, मरियम वेबस्टर का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो मरियम वेबस्टर का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है गैस लाइटनिंग को, जिसका मतलब होता है कि स्वयं के लाभ के लिए किसी को गुमराह कर देना, जो अब भारत में बहुत ही आम होता जा रहा है। अगला सवाल, भारत का पहला निजी लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि भारत के जो स्पेस क्षेत्र है उसमें भी अब प्राइवेटाइजेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है और इस चीज के लिए सरकार और जो अपनी स्पेस एजेंसी है इसरो, वो फुल सहायता कर रही है स्पेस स्टार्टअप्स के लिए। तो इसी श्रृंखला में भारत का जो पहला निजी लॉन्च पैड तैयार किया गया है और वो तैयार किया गया है श्रीहरिकोटा में, और जो किसके द्वारा तैयार किया गया है तो उसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। ये एक स्पेस टेक स्टार्टअप है जिसका मुख्य कार्य है डिजाइन करना और संचालन करना। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र में ये पहला निजी लॉन्च पैड तैयार किया गया है और साथ में जो अग्नि कॉस्मोस के साथ में जिसका सहयोग रहा वो रहा अपने IIT मद्रास का। इसके साथ ही ये जो पहला लॉन्च करेगी और या फिर इन्होंने जो पहले लॉन्च की अपनी जो प्लानिंग बनाई है उसके तहत
2 चरण लॉन्च वाहन ये लॉन्च करेगी, जिनका नाम क्या रहेगा, नाम जरूर याद रखना, अग्निबाण नाम से ये अपने लॉन्च करने वाली है, जो कि लगभग 700 किलोमीटर की ऊंचाई पर 100 किलो तक के पेलोड ले जा सकती है। नाम याद रखना, अग्निबाण नाम से ये लॉन्च करेगी। और इस कंपनी का नाम क्या है, अग्निकुल कॉस्मोस। कहां पे स्थापित किया गया, श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में, और है क्या, भारत का पहला निजी लॉन्च पैड है। अगला सवाल, IFFI के 53वें संस्करण में ICFT यूनेस्को गांधी पदक किस फिल्म को दिया गया, तो ईरानी फिल्म नरगिसी को प्रतिष्ठित ICFT यूनेस्को गांधी पदक से सम्मानित किया गया है। इंडियन फॉरेनर फिल्म फेस्टिवल के 53वें संस्करण, जो कि कहां आयोजित हुआ था, गोवा में आयोजित हुआ था, जिसमें एक खास पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है गोल्डन पिकॉक पुरस्कार। वहीं पर नरगिसी को मिला है यूनेस्को गांधी पदक, जो कि एक ईरानी फिल्म है और जिसके निर्देशक हैं पयाम इस्कंदरी। इसके अलावा इंडियन पर्सनैलिटी, इसी श्रेणी में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी का पुरस्कार दिया गया है साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी को, जिनकी हाल ही में एक फिल्म रिलीज भी हुई है गॉडफादर, नेटफ्लिक्स पे अच्छी फिल्म है अगर आप साउथ की फिल्में पसंद करते हैं तो। अगला सवाल, भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2022 हुआ है, तो भारत और मलेशिया के बीच में एक युद्ध अभ्यास हुआ है जिसका नाम है हरिमाऊ शक्ति, और इसका आयोजन मलेशिया में ही किया गया था। और ये जो हरिमाऊ शक्ति है ये साल 2012 से आयोजित हो रहा है। अगला सवाल, कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार ये जो साउथ के जो लेखक होते हैं उनके लिए बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है। कवि कुवेम्पू के नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया है, और 2022 के लिए ये पुरस्कार मिला है वी अन्नामलई, जिसे साउथ में इमायम के नाम से जाना जाता है। उन्हें ये पुरस्कार मिला है साल 2022 के लिए। इस पुरस्कार राशि के तहत इन्हें 5 लाख रुपए और एक रजत पदक दिया जाएगा। नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, कवि इमाम याद रखो या फिर आप वी अन्नामलई याद रखो। कौन सा पुरस्कार मिला है, कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2022। सेबी ने बीएसई के एमडी और सीईओ के रूप में मंजूरी दी है, तो किसे दी है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत ही। बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ के रूप में हाल ही में सुंदर रमन राममूर्ति को सेबी ने मंजूरी दे दी है, यानी कि ये होंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अगले एमडी और सीईओ। ये आशीष कुमार चौहान का स्थान लेंगे, जो कि बीएसई के पूर्व एमडी और सीईओ थे और जिन्होंने जुलाई में इस पद से इस्तीफा दे दिया था, और उसी समय से ये पद रिक्त था। लेकिन अब सेबी ने सुंदर रमन राममूर्ति को इस पद के लिए उपयुक्त माना है और अपनी मंजूरी दे दी है। अगला सवाल, ऑस्ट्रा हिंद 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो एक बार फिर से राजस्थान में ही एक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है, जो कि चल रहा है ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान के बीच, इसीलिए उसका नाम रखा गया है ऑस्ट्रा हिंद 2022। और राजस्थान के ही महाजन फील्ड जो रेंज है वहीं पर ये युद्ध अभ्यास चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान के बीच होने वाला ये युद्धाभ्यास पहली बार है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भारत की तरफ से इसमें डोगरा जो रेजिमेंट है उसने पार्टिसिपेट किया है। अगला सवाल, हर घर गंगा जल परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो हाल ही में जो बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार जी, इन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया है जिसका नाम रखा है हर घर गंगा जल, और जिसका उद्देश्य सूखे क्षेत्रों में नल के द्वारा गंगा जल उपलब्ध कराना है। बिहार में एक स्थान है राजगीर, नाम याद रखना, राजगीर में ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य अगर हम बात करें तो उसका ये होगा कि मानसून के मौसम में बारिश बहुत होती है, और बारिश होती है तो गंगा में पानी भी बहुत आता है, तो उस अतिरिक्त पानी का कैसे अपने संचयन कर सकते हैं, उसके लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है नीतीश कुमार जी द्वारा। अगला सवाल, फिक्की द्वारा 2022 पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो फिक्की द्वारा अवनी लेखरा जी, जो कि एक पैरा ओलंपिक है और अपनी गोल्डन गर्ल है पैरा ओलंपिक की, उनके द्वारा उनको फिक्की द्वारा 2022 का पैरा स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड ऑफ द ईयर दिया गया है। जब से इन्होंने गोल्ड मेडल
जीता है। इन्होंने ओलंपिक में 2 मेडल जीते थे। तो जब से इन्होंने ये कारनामा किया है तब से ये लगातार चर्चा में है और इनसे रिलेटेड प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसी के दौरान इन्हें इनकी उपलब्धियों में एक और पंख लग गया है और वो लगा है पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनेगी? ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। नवंबर के अगर हम महीने की बात करें तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनकी पूरी संभावना है आपके पेपर में आने की। उसी संभावनाओं में एक संभावना इस प्रश्न की भी है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनेगी? तो ये बनेगी भारत की जो बेटी है और जो भारत की उड़न परी है पीटी उषा जी, ये बनेगी अब भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष और जो होगी पहली महिला अध्यक्ष। इनका बनना तय इसलिए है क्योंकि ये अकेली उम्मीदवार है, इनके अलावा किसी ने भी पर्चा नहीं भरा इस पद के लिए। इसके साथ ही ये पहले महिला अध्यक्ष तो होगी ही, लेकिन ये पहली ऐसी ओलंपियन भी होगी जो इस पद पर पहुंचेगी। यानी कि कितनी बड़ी खतरनाक ये बात है कि भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष अभी तक ऐसा कोई रहा ही नहीं जो कि खुद कभी ओलंपिक खेला हो। अगला सवाल, गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो ऐसे प्रश्न पिछले कुछ सालों से चर्चा में रहे हैं और पूछे भी जाते हैं। तो इसी के साथ गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं अब्देल फतह अल सीसी, उन्हें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट किया गया है और ऐसा पहली बार हुआ है जब मिस्र का कोई राजनेता गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होगा। अगला सवाल, हाल ही में किसे टीबी मुक्त भारत अभियान का एम्बेसडर बनाया गया है? तो भारत की जो पहली महिला पैरालंपिक पदक विजेता है जिनका नाम है दीपा मलिक जी, इन्हें टीबी मुक्त भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और ये अब काम करेगी टीबी मित्र के तहत। किसके तहत? टीबी मित्र बनके ये काम करेगी और इसी के लिए इन्होंने 5 जो टीबी के मरीज है इनको गोद भी लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2018 में ये अभियान शुरू किया गया था और जो विश्व टीबी दिवस है वो हर साल मनाया जाता है 24 मार्च को। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। एक और खास बात दीपा मलिक जी के बारे में कि ये दीपा मलिक जी वर्तमान में भारतीय जो पैरालंपिक समिति है उसकी अध्यक्ष भी है। अगला सवाल, भारत का पहला बौद्ध अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है जो कि अभी एसएससी में काफी ट्रेंड पर चल रहे हैं। तो भारत का जो पहला बौद्ध अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय त्रिपुरा में खोला जाएगा जिसका मुख्य उद्देश्य रहेगा बौद्ध संस्कृति को बढ़ावा देना और उसका पुनरुद्धार करना। त्रिपुरा में एक स्थान है जिसका नाम है मनुबंकुल। क्या नाम है? मनुबंकुल। वहां पर ये यूनिवर्सिटी ओपन की जाएगी जिसकी आधारशिला रखी गई है शाक्य गसन द्वारा। और ये जो शाक्य गसन है ये वर्ल्ड बुद्धिस्ट पॉप एसोसिएशन ऑफ कोरिया के जो मेन भिक्षु हैं। इस यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो बौद्ध के जो त्रिरत्न है धम्म बुद्ध संघ, उसमें धम्म इसका नाम रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? धम्मदीपा इंटरनेशनल बौद्ध विश्वविद्यालय। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं आपसे एक बार फिर से कह रहा हूं, जरूर याद रखना कि भारत का पहला बौद्ध अंतरराष्ट्रीय विवि त्रिपुरा में मनुबंकुल स्थान पर ओपन किया जाएगा जिसका मुख्य उद्देश्य होगा बौद्ध संस्कृति को बढ़ावा देना, जिसकी आधारशिला रखी है शाक्य गसन ने, जो कि खुद कौन है? दक्षिण कोरिया के मुख्य भिक्षु हैं। और इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या रखा गया है? धम्मदीपा इंटरनेशनल बौद्ध विश्वविद्यालय। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दुनिया की पहली इंट्रानोजल वैक्सीन कौन सी है जिसे हाल ही में डीसीजीआई की मंजूरी मिली है? तो दुनिया की पहली ऐसी वैक्सीन जिसे आप नाक के द्वारा ले सकते हैं उसे डीसीजीआई यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा मंजूरी दे दी गई है, उसका नाम है इनकोवैक। क्या नाम है? इनकोवैक। नाम याद रखना, कोविड से रिलेटेड प्रश्न अभी भी परीक्षा में पूछे जाते हैं तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। ये जो इनकोवैक है ये किसके द्वारा तैयार की गई है? भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा ये तैयार की गई है और इसे कोविड का जो बूस्टर डोज है उसके लिए मंजूरी मिल गई है। अगला सवाल, हाल ही में यूपीएससी में किसको सदस्य नियुक्त किया गया है?
तो प्रीति सूदन जी को हाल ही में जो यूपीएससी है के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है और प्रीति सूदन जी स्वयं पूर्व स्वास्थ्य सचिव रह चुकी है। यूपीएससी के बारे में आपको जानकारी होनी बड़ी जरूरी है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना की गई थी और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? मनोज सोनी जी। क्या नाम है? यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष मनोज सोनी जी हैं। और यूपीएससी में एक अध्यक्ष हो सकता है, 10 अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। और वर्तमान अगर स्थिति की बात करें तो ये जो प्रीति सूदन जी है इनके सहित कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य हैं। अगला सवाल, पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण का कहां समापन हुआ है? तो जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें खेलों को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर ओलंपिक्स की शुरुआत की गई थी और इन्हीं खेलों का दूसरा संस्करण मेघालय के शिलांग में समाप्त हुआ है। इस बार के पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में मणिपुर जो है वो फर्स्ट पर रहा, असम जो है वो सेकंड पर रहा। पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों का जो पहला संस्करण है उसका आयोजन मणिपुर में किया गया था और जो तीसरा संस्करण होगा यानी कि जो आने वाला संस्करण है उसका आयोजन नागालैंड में किया जाएगा। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखना। अगला सवाल, उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल से कहां स्थानांतरित की जाएगी? तो हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट जो है वो अब नैनीताल से हटाकर हल्द्वानी में शिफ्ट की जाएगी, जिसकी स्थापना कब हुई थी? साल 2000 में, जब उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था। अगला सवाल, मेटा इंडिया ने किसे अपना कंट्री हेड नियुक्त किया है? तो हाल ही में मेटा, जिसके अंतर्गत ये अपने फेसबुक वगैरह सब आती है, मार्क जकरबर्ग की, उसने इंडिया के लिए अपना कंट्री हेड संध्या देवनाथन को नियुक्त किया है और ये जो है अजीत मोहन का स्थान लेगी, जिन्होंने वर्तमान में इस्तीफा दे दिया है। संध्या देवनाथन जी 1 जनवरी 2023 से अपना पद ग्रहण करेगी। अगला सवाल, ओएनजीसी के अगले प्रमुख कौन होंगे? सीधा छपने वाला प्रश्न है, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे आप मान के चलो कि यह प्रश्न आपके 100% एग्जाम में आने वाला है। ओएनजीसी जो कि भारत की एक महारत्न कंपनी है, इसके जो अगले प्रमुख है वो बनेंगे अरुण कुमार सिंह जी। कौन बनेंगे? अरुण कुमार सिंह जी ओएनजीसी के अगले प्रमुख बनेंगे। ओएनजीसी की जो स्थापना है वो हुई थी 1956 में, याद जरूर रखना। अगला सवाल, हाल ही में अब्बास मुंतसिर का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? तो बास्केटबॉल के महान खिलाड़ियों में से एक भारत के अब्बास मुंतसिर जी का हाल ही में निधन हो गया, जो कि भारत के लिए बास्केटबॉल टीम की कप्तानी कर चुके हैं। इन्हें 1970 में अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है और ये अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे। इसके अलावा इन्होंने 1969 और 1975 में जो भारत की राष्ट्रीय बेस्ट बास्केटबॉल की जो टीम थी उसकी कप्तानी भी की थी। अगला सवाल, कामेंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो हाल ही में ये जल विद्युत परियोजना चर्चित है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को समर्पित की है कामेंग जल विद्युत परियोजना, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जिसकी क्षमता है 600 मेगावाट और इसकी जो लागत है वो है 8,200 करोड़ रुपए। अगला सवाल, हाल ही में चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है और जब पिछली बार यह पुरस्कार दिया गया था उस पुरस्कार को भारत के अलग अलग एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया था, तो उसी हिसाब से इस बार भी इस प्रश्न के आने की पूरी संभावना है। तो भारतीय पूर्णिमा देवी बर्मन जी को दिया गया है चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, जो कि संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। पूर्णिमा देवी बर्मन जी को यह पुरस्कार एंटरप्रेन्योर विजन श्रेणी में दिया गया है। श्रेणी भी याद रखना, एंटरप्रेन्योर विजन श्रेणी। इन्होंने अपनी एक संस्था की स्थापना कर रखी है जिसका नाम आप जरूर याद रखना, हर गिला सेना। क्या नाम है? हर गिला सेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, याद जरूर रखना। उत्तर भारत के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन कहां किया गया? तो यूपी के ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया और उसका नाम
जरूर याद रखना आप, योटा D1। क्या नाम था? योटा D1 रखा था इसका नाम। और इसका जो सेटअप किया गया वो किया गया था हीरानंदानी ग्रुप द्वारा, और जिसकी क्षमता थी 250 मेगावाट। अगला सवाल, पहले भारत आसियान स्टार्टअप महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंडोनेशिया में एक स्थान है बोगोर, वहां पर पहले भारत आसियान स्टार्टअप महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य था समग्र विकास के लिए सहयोग प्रदान करना और अधिक से अधिक जो स्टार्टअप्स है उनका सृजन करना। अगला सवाल, हाल ही में देश का 53वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो यूपी का जो रानीपुर है उसे देश का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रानीपुर यूपी के चित्रकूट जिले में स्थित है और ये यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व है। बात करें अगर हम टाइगर रिजर्व के बारे में, तो जो भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है वो कौन सा था? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ स्थित है? राजस्थान के बूंदी में स्थित है। और जो भारत का 51वां टाइगर रिजर्व था वो कौन सा है? मेघमलई, जो कि कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखना। यूपी में जो इससे पहले 3 टाइगर रिजर्व थे उनका भी नाम बता देता हूँ, वो है अमनगढ़, दूधवा और पीलीभीत। इन तीनों में के बाद रानीपुर में ये यूपी का चौथा और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगला सवाल, लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यह किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है पश्चिम बंगाल, जो कि कोई मिस टाइपिंग की वजह से इसमें नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। इस प्रश्न का सही उत्तर है वेस्ट बंगाल, यानी कि जो वेस्ट बंगाल की जो ममता दीदी है, इन्होंने लक्ष्मी भंडार योजना एक लॉन्च की थी और उसे हाल ही में स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ममता दीदी ने अगस्त 2021 में इस योजना की शुरुआत की थी और इस योजना के तहत परिवार की जो महिला मुखिया होगी उसको सरकार की तरफ से कुछ राशि दी जाएगी, और जो जनरल कैटेगरी की होगी महिला उसे 500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे, और जो अदर कास्ट की होगी उसे 1000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। वेस्ट बंगाल के बारे में एक चीज और आपको मैं बता देता हूँ, वेस्ट बंगाल को मई में शिक्षा में भी एक प्रतिष्ठित अवार्ड भी जीता था, ये भी आप जरूर याद रखना। एजुकेशन के लिए भी अवार्ड जीता था जिसका नाम था स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड। अगला सवाल, सूक्ष्म वन बनाने के लिए किस विभाग द्वारा हरित पहल शुरू किया गया है? तो हाल ही में भारत का जो आयकर विभाग है, इसने अपने जो भी बिल्डिंग्स है उनके चारों ओर छोटे छोटे वन या पेड़ पौधे उगाने के लिए एक पहल की शुरुआत की है, जिसका नाम रखा गया है हरित पहल। आपको इस हरित की फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है। हरित का फुल फॉर्म है हरियाली अचीवमेंट रिजोल्यूशन बाय इनकम टैक्स। इस आईटी का मतलब है इनकम टैक्स, हरियाली अचीवमेंट रिजोल्यूशन बाय इनकम टैक्स। अगला सवाल, हाल ही में किस मेट्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने व्हाट्सएप पर टिकट सेवा शुरू की है? तो बेंगलोर मेट्रो कॉर्पोरेशन ने एक चैटबॉट जारी किया है जिसका नाम रखा गया है नम्मा चैटबॉट। इस चैटबॉट पर आप मैसेज करके अपना जो मेट्रो का टिकट है वो बुक करा सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। और ये जो बेंगलोर मेट्रो कॉर्पोरेशन है, ये व्हाट्सएप क्यूआर टिकटिंग वाली केवल भारत की ही नहीं विश्व की पहली ट्रांजिट सेवा है, यानी कि परिवहन की पहली ऐसी सेवा है जिसने क्यूआर टिकटिंग का इस्तेमाल किया है। अगला सवाल, एशियाई महाद्वीपीय शतरंज चैंपियनशिप में ओपन वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो एशियाई महाद्वीप शतरंज चैंपियनशिप में ओपन वर्ग का खिताब जीता है आर प्रज्ञानंद ने। और इसी चैंपियनशिप में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? पीवी नंदिता ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला सवाल, हाल ही में चर्चित स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता कौन हैं? तो ये है नहीं, अब ये थे, क्योंकि जब इन्होंने वोट दिया था उसके 1 या 2 दिन के अंदर ही ये श्री जी शरणम हो गए थे। और इनका जो नाम है वो भी आपको याद रखना है, श्री जी शरणम से ही। क्या नाम है इनका? श्याम शरण नेगी जी। 106 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया और ये जो है हिमाचल के जो चुनाव आइकन भी थे। अगला सवाल, वेदसा रामकृष्ण गुप्ता को किस महारत्न कंपनी के चेयरमैन और एमडी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अगले जो चेयरमैन और एमडी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है वो दिया गया है वेदसा रामकृष्ण गुप्ता जी को। बीपीसीएल, इसकी जो स्थापना है वो हुई थी
1952 में और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। अगला सवाल, किस राज्य ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है? तो मेघालय द्वारा हाल ही में एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है जिसका नाम रखा गया है नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम। जो मेघालय के सीएम है कॉनराड संगमा जी, उनके द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य है कि इनके द्वारा जो भी योजनाएं लागू की जाती है उनको जमीनी स्तर तक पहुंचाना। अगला सवाल, हाल ही में कर्नाटक रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार को कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। हाल ही में किस देश ने एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो भारत ने एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है जिसका आयोजन दक्षिण कोरिया में किया गया था। कहां पे किया गया था? दक्षिण कोरिया में। अगला सवाल, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको जरूर याद रखना है कि केरल, महाराष्ट्र और पंजाब, इन तीनों ने ही शिक्षा मंत्रालय ने जो परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स जारी किया था उसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है। अंतिम यानी कि जो 7वें स्थान पर रहा था वो भी आपको नाम याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश। इन तीनों को 928 अंक मिले थे और वो भी मिले थे लेवल 2 में। पूरी डिटेल के लिए ये एक रिवीजन क्लास है और पूरी डिटेल के लिए आपको हमें फॉलो करना पड़ेगा डेली करंट अफेयर्स के लिए। उसमें इस प्रश्न की पूरी व्याख्या अच्छे से की हुई है। अगला सवाल, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर से इजराइल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। इनकी जो पार्टी है उनका नाम है लिकुड और इन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी यायर लैपिड को हराया है। इजरायली संसद का आप नाम जरूर याद रखना, काफी बार पूछा जा चुका है, नेसेट। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चित एनी इब्राहिम और सीमा धूंडिया कौन है? तो ये सीआरपीएफ की महिला अधिकारी है और पहली ऐसी अधिकारी है जिन्हें सीआरपीएफ में आईजी रैंक पर पदोन्नत किया गया है, जिसमें एनी इब्राहिम को रैपिड एक्शन फोर्स और सीमा धूंडिया को बिहार का आईजी नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे केरल सरकार के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार एजुथाचन पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो साउथ के कवि ए सेतु माधवन को एजुथाचन पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है, जो कि प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार और लघु कथाकार हैं। भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन कहाँ स्थापित किया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखना। तो मुंद्रा गुजरात में भारत का जो सबसे बड़ा पवन टरबाइन, जिसे हम पवन चक्की कहते हैं, उसकी स्थापना की जाएगी। और ये जो पवन टरबाइन होगा ये जो भारत की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उससे भी ज्यादा ऊंचा होने वाला है, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है वो होगी 200 मीटर और जो अपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसकी जो ऊंचाई है वो इससे कम है। और इसकी जो स्थापना है वो की जाएगी अडानी न्यू इंडस्ट्रीज द्वारा। अगला सवाल, लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो हाल ही में जो एमपी के सीएम है शिवराज जी चौहान, इनके द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 यानी कि लाडली लक्ष्मी योजना का एक अपडेट वर्जन लॉन्च किया गया है जिसको नाम दिया गया है लाडली लक्ष्मी 2.0। अगला सवाल, बायजूस ने किसे अपना ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? तो हाल ही में भारतीय एजुटेक कंपनी बायजूस ने अपने ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में लियोनेल मेसी को हायर किया है, जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। इसके अलावा बायजू कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप है उसका ऑफिशियल स्पॉन्सर भी है और जो बायजू है इसकी स्थापना हुई थी साल 2011 में। इसके जो सीईओ हैं वो कौन है? बायजूस रविंद्रन। अगला सवाल, पहला अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया गया? तो 3 नवंबर को पहली बार अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया गया। भारत का जो फर्स्ट बायो रिजर्व स्फीयर है वो 2000 में नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं जो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में फैली है उसको घोषित किया गया था यूनेस्को द्वारा। अगला सवाल, फिक्की का अगला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। तो जो फिक्की है इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, उसका अगला अध्यक्ष बनाया जाएगा सुब्रकांत पांडा जी को। किसको बनाया जाएगा? सुब्रकांत पांडा जी को, और ये स्थान लेंगे संजीव मेहता जी का। अगला सवाल, UIDAI ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए हाल ही में कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया है? तो
UIDAI जो कि हमारे आधार कार्ड की मुख्य संस्था है, उसने आधार मित्र के नाम से एक चैटबॉट लॉन्च किया है। इस पर आप मैसेज करके अपने आधार कार्ड का स्टेटस जान सकते हैं। अगला सवाल, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना कहां पर की जाएगी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना की जाएगी एमपी में। एमपी में स्थान है उज्जैन, जहां पर महाकाल का मंदिर है। एमपी के उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना की जाएगी जीवाजी वेधशाला में। अगला सवाल, अगले वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन होंगे? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है हर साल 9 जनवरी को, क्योंकि इसी दिन गांधी जी जो है वो अफ्रीका से भारत आए थे। और इसी दिवस के उपलक्ष्य में जो मुख्य अतिथि होने वाले हैं अगले साल 9 जनवरी को, वो होंगे मोहम्मद इरफान अली, जो कि गुयाना के राष्ट्रपति है। अगले साल प्रवासी भारतीय दिवस का 17वां संस्करण है, जिसका मुख्य आयोजन किया जाएगा इंदौर में। कहाँ? इंदौर एमपी में। अगला सवाल, हाल ही में किसे उत्तराखंड गौरव से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो उत्तराखंड गौरव सम्मानों की घोषणा की है उत्तराखंड सरकार ने, जिसमें भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल, प्रसून जोशी जी और जनरल विपिन रावत, जो कि भारत के पहले CDS थे, इन तीनों को उत्तराखंड ने अपने प्रतिष्ठित पुरस्कार उत्तराखंड गौरव पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। अगला सवाल, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की याद में मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस। अगला सवाल, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो किशोर कुमार बासा जी को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष बनाया गया है। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसके बारे में अपने पहले भी बात हो चुकी है कि 53वां इंडियन फॉरेनर फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो है वो गोवा में किया गया, जिसके अंतर्गत गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया गया, इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड चिरंजीवी को दिया गया, और जो ICTF गांधी पदक है वो दिया गया नरगिसी, जो कि एक ईरानी फिल्म थी। अगला सवाल, चंद्रमा के अंधेरे वाले हिस्से में रोवर भेजने के लिए इसरो ने किस स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो इसरो ने जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा के साथ समझौता किया है, जिसके तहत वो चंद्रमा का जो अंधेरा वाला हिस्सा यानी कि जो दक्षिणी हिस्सा है उस पर रोवर भेजेगी। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा, जिसका पूरा नाम है जापानीज एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। इस मिशन के तहत इसरो का काम होगा लूनर और रोवर तैयार करना, और जापान का काम होगा अपने रॉकेट के जरिए इनकी लैंडिंग चांद के दक्षिणी ध्रुव पर करवाना। सूर्य के लिए भी एक मिशन आपको जो इसरो कर रहा है उसका नाम याद रखना है आदित्य L1। अगला सवाल, हाल ही में किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो शशिकला पांडे और गंगा जोशी जी, इन दोनों को ही राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया राष्ट्रपति जी द्वारा, और ये मिलता है हेल्थ सेक्टर में। अगला सवाल, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है इस बार मुंबई ने, और ऐसा पहली बार हुआ है जब मुंबई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। अगला सवाल, भारत के नए CJI 50वें नंबर कौन बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंख मीच कर मान लो कि ये प्रश्न तो आपके आने वाला है। तो जो भारत के नए CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं 50वें नंबर के, वो बने हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़। इन्होंने UU ललित का स्थान लिया है, जो कि भारत के 49 नंबर के CJI थे। ये जो VY चंद्रचूड़ जी है ये इनके पिताजी हैं, और ये भी भारत के पूर्व सर्वोच्च न्यायाधीश रह चुके हैं। अगला सवाल, TOFI कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? तो हाल ही में हरियाणा में एक कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, जिसका नाम है TOFI कार्यक्रम। इसकी शुरुआत हरियाणा के वन विभाग और अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा किया गया है, वो भी कहाँ पे? हरियाणा के रोहतक में। आपको TOFI की फुल फॉर्म जरूर पता होनी चाहिए, ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया। क्या, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया। अगला सवाल, हाल ही में पश्चिमी घाट में 200 से अधिक साल बाद मधुमक्खी की नई प्रजाति मिली है, इसका क्या नाम है? तो उस प्रजाति का नाम क्या था? एपिस करिंजोडियन, जो कि भारत में लगभग 200 साल बाद मिलने वाली मधुमक्खी की प्रजाति है। इससे पहले अंतिम बार जो मिली थी वो मिली थी 1798 में। अगला सवाल, सर्वश्रेष्ठ
सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए किस राज्य ने केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है? तो भारत के केरल ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है, और ये जीता है इसने अपनी सिटी सर्कुलर सर्विस और ग्राम मंडी योजना के लिए। अगला सवाल, लखपति दीदी योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो उत्तराखंड के जो सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी जी, इन्होंने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है लखपति दीदी, और इस योजना के तहत महिलाओं को सशक्त किया जाएगा और 2025 तक स्वयं सहायता समूहों की सहायता से 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। अगला सवाल, हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन के संचालन का रिकॉर्ड बनाया गया? तो स्विट्जरलैंड ने दुनिया की सबसे लंबी जो यात्री ट्रेन है उसका रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इस ट्रेन में 100 कोच होंगे और इस ट्रेन की जो लंबाई है वो होगी 1910 मीटर, और टोटल जो इसमें सीटें होंगी वो होंगी 4550 सीट। अगला सवाल, फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार सेवेलियर डी ऑड्रे आर्ट एट ड्रेस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अरुणा साईराम जी को फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और ये कर्नाटक की है और गायिका, संगीतकार, सहयोगी और मानवतावादी वक्ता है। इससे पहले इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है और एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार संगीत कला निधि पुरस्कार भी ये प्राप्त कर चुकी है। अगला सवाल, मिस्र में होने वाली COP27 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेगा? तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, COP27 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे ज्यादा संभावना तो यही है कि आपको सीधा पूछ सकता है कि COP27 कहाँ आयोजित हुआ? तो मिस्र में हुआ, और इसमें जो भारतीय प्रतिनिधि थे वो थे भूपेंद्र यादव जी, जो कि भारत के पर्यावरण मंत्री है। COP27 की जो अध्यक्षता है वो मिस्र के विदेश मंत्री समेह शोकरी करेंगे। अगला सवाल, केंद्र ने उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता को मजबूती प्रदान करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो केंद्र सरकार ने डॉक्टर के राधाकृष्ण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जो उच्च शिक्षा के लिए मापदंड तय करेगी शिक्षण संस्थाओं के लिए। अगला सवाल, पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किसने अपने नाम किया? तो भारत के पैरालंपिक मेडलिस्ट प्रमोद भगत ने एक बार फिर से अपना नाम रोशन किया है और भारत का साथ ही साथ नाम रोशन किया है पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब जीतकर। इनकी जो कैटेगरी है आप वो जरूर याद रखना, SL3 कैटेगरी में इन्होंने ये खिताब जीता है, और इन्होंने फाइनल में जो अपने हम वतन यानी कि इंडिया के ही नीतीश कुमार को हराया। महिला वर्ग में ये खिताब जीता है मनीषा रामदास ने, इनका भी नाम याद रखना, पूछ सकता है। मनीषा रामदास ने महिला वर्ग में ये खिताब जीता है। अगला सवाल, नगरपालिका बॉन्ड जारी करने वाला भारत का दूसरा शहर कौन बना है? गुजरात का जो वडोदरा शहर है वो ऐसा शहर बना है जो नगरपालिका बॉन्ड जारी करेगा। इससे पहले पुणे भारत का ऐसा पहला शहर था जो नगरपालिका बॉन्ड जारी किया, और इसने जारी किया साल 2017 में। अगला सवाल, 26वें अंतरराष्ट्रीय मालाबार नौसैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो जापान में इस बार मालाबार युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है, और इसमें भाग लेते हैं भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, जिसकी शुरुआत तो हुई थी 1992 में भारत और अमेरिका द्वारा, लेकिन बाद में इसमें ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ गया और साल 2015 से जापान भी इसका स्थायी सदस्य बन गया। अगला सवाल, कुलदीप नायर पत्रकारिता पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आरफा खानम शेरवानी और अजीत अंजुम, इन दोनों को ही कुलदीप नायर पत्रकारिता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा, जो कि पत्रकारिता के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। अगला सवाल, मैरीलैंड में LG कौन बनी है? तो मैरीलैंड में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है उनका नाम है अरुणा मिलर जी, और ये भारतीय मूल की पहली महिला है जो इस पद पर पहुंची है। अगला सवाल, विश्व उपयोगिता दिवस 2022 की थीम क्या है? तो हर साल नवंबर के दूसरे गुरुवार को विश्व उपयोगिता दिवस मनाया जाता है, और इस साल ये मनाया गया था 10 नवंबर को, और इस बार की थीम थी हमारा स्वास्थ्य। क्या थीम थी? हमारा स्वास्थ्य। अगला सवाल, G20 समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इंडोनेशिया के अंदर G20 समिट का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? 2023 में होने वाले इन खेलों की मेजबानी करेगा उत्तर प्रदेश। तीसरा संस्करण है जिसकी मेजबानी करेगा
पहले संस्करण की मेजबानी की थी ओडिशा ने, दूसरे संस्करण की जो मेजबानी की थी वो की थी कर्नाटक ने। अगला सवाल, क्यूएस एशिया रैंकिंग के अनुसार भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा है? तो क्यूएस एशिया रैंकिंग के अनुसार आईआईटी बॉम्बे जो है वो भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय है। आईआईटी बॉम्बे ने इस रैंकिंग में 40वां स्थान हासिल किया है और भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगला सवाल, भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट का क्या नाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सब सीधा छपने वाला प्रश्न है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इसरो खुद बढ़ावा दे रहा है प्राइवेटाइजेशन को, कि नए नए स्पेस टेक जो स्टार्टअप्स हैं वो भी अब आगे आए, और इसी के तहत भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट जिसका नाम रखा गया विक्रम एस, और कंपनी थी स्काई रूट, और जो इसके लिए मिशन रखा गया था उसका नाम क्या था? मिशन प्रारंभ। अगला सवाल, 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है ऋतुराज अवस्थी जी को। बलबीर सिंह चौहान जी 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे और इनसे रिलेटेड प्रश्न बहुत बार पूछे गए थे। तो इस बार 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष कौन बना है? ऋतुराज अवस्थी जी। ये भी जरूर पूछा जाएगा। अगला सवाल, अंतरराष्ट्रीय टी20 में 4000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो भारत के जो विराट कोहली हैं इन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और इंटरनेशनल टी20 में वो ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 4000 का आंकड़ा पार किया है। अगला सवाल, अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? रमेश केजरीवाल जी को अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है और ये सावर धनानिया की जगह लेंगे। इसकी जो स्थापना है वो की गई थी 1945 में, और ये जो शशि सिंह जी है इन्हें इसका उपाध्यक्ष चुना गया है। अगला सवाल, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किसने हरी झंडी दी? तो हाल ही में जो हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने दक्षिण भारत का दौरा किया था और इस दौरे के तहत इन्होंने कुछ बड़ी अच्छे काम किए थे, जिसमें एक अच्छा काम ये भी था कि इन्होंने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। अगला सवाल, स्विट्जरलैंड ने किस खिलाड़ी को फ्रेंडशिप एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो स्विट्जरलैंड ने हाल ही में नीरज चोपड़ा को अपना फ्रेंडशिप एम्बेसडर नियुक्त किया है। कावेरी दक्षिण वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में, और इसमें चर्चा में आने का कारण ये है कि वहां के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा इसे 17वां वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है। अगला सवाल, सरकार के आधार कार्ड नियमों में संशोधन के बाद अब से कितने सालों में आधार अपडेट करवाना जरूरी है? तो सरकार एक नियम लेकर आई है आधार कार्ड का, जिसमें हर 10 साल में आपको आधार में संशोधन करवाना जरूरी है, यानी कि आपको अपडेट करवाना जरूरी है। अगला सवाल, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा छपने वाला प्रश्न है, ये ऐसे लड्डुओं की जैसे ये छपने वाला है प्रश्न, और आपको इसमें कोई भी प्रकार की चूक नहीं करनी है। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही अपने दक्षिण भारत दौरे पर किया, और वो किया था बेंगलोर में। ये जो मूर्ति है ये नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्ति है जो कि 108 फुट ऊंची है, और ऐसा माना जाता है कि बेंगलोर जो शहर है वो केम्पेगौड़ा प्रभु जी ने ही बनाया था। अगला सवाल, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो भारत में आयोजित किया गया था इस बार फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, और इसका खिताब जीता है स्पेन ने। स्पेन ने फाइनल में कोलंबिया को 1-0 से हराया था। फीफा का आपको बड़ा परेशान करने वाला है आने वाले एग्जाम्स में, इसलिए आपको कुछ बता देता हूं कि फीफा जो पुरुष का वर्ल्ड कप हो रहा है उसका 22वां संस्करण 2022 में हो रहा है, और वो हो रहा है कतर में जो वर्तमान में चल रहा है। इसका जो 23वां संस्करण है वो कहां पर होगा और कब होगा? वो होगा 2026 में, और यूएस, मैक्सिको और कनाडा के संयुक्त तत्वाधान में। फीफा की जो स्थापना है वो हुई थी 1904 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में, और जो वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट है उनका नाम है जियानी इन्फेंटिनो। अगला सवाल, भारत में हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो भारत में हर साल 31 अक्टूबर को हमारे भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। इस बार ये इनकी 149वीं जयंती थी, और ये राष्ट्रीय एकता दिवस जो है ये साल 2014 से बनाना स्टार्ट किया गया। अगला सवाल, हाल ही में भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत के पुरी में दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन किया गया, और यह उद्घाटन किया गया हमारे शिक्षा मंत्री
धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा। पहले की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी उज्जैन के अंदर। 4 और बनाए जाएंगे, जिसमें बद्रीनाथ जो उत्तराखंड में स्थित है, श्रृंगेरी जो कर्नाटक में स्थित है, द्वारका जो गुजरात में स्थित है और गुवाहाटी जो कि असम में स्थित है। अगला सवाल, लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो हाल ही में ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने हैं लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा। इन्होंने जायर बोल्सोनारो को हराया था। अगला सवाल, भारतीय नौसेना ने किनके साथ हाल ही में डार अस सलाम में पहली बार युद्धाभ्यास किया है? तो अफ्रीकी देश मोजाम्बिक और तंजानिया के साथ हाल ही में भारतीय नौसेना ने पहली बार डार अस सलाम में युद्धाभ्यास किया है। किस देश ने सुल्तान जोहर कप 2022 का खिताब जीता? तो भारत ने सुल्तान जोहर कप 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है, जो कि हॉकी से संबंधित है। अगला सवाल, किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन सुपर 750 बैडमिंटन प्रतियोगिता जीती है? तो भारत की फेमस बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने फ्रेंच ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है और ये पहली ऐसी भारतीय जोड़ी है जिसने खिताब जीता है। अगला सवाल, अगले वर्ष 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो हर साल विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन अलग अलग देश में किया जाता है और इसी संदर्भ में जो 12वां संस्करण है उसका आयोजन फिजी में किया जाएगा। इसी के साथ ये आज का सेशन समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज इसे लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें और अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा आप हमें अदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उन पर भी आप जरूर फॉलो करिए। और सबसे खास और इम्पोर्टेंट बात कि अगर अभी तक भी किसी ने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें। इस एप्लीकेशन पर आपको बहुत ही जल्द अलग अलग एग्जाम्स की सारी टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल होने वाली है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो राजस्थान स्टेट की हो, चाहे वो बैंक हो। हमारा कंटेंट क्रिएशन का काम चल रहा है और बहुत ही जल्द हम ये सारी चीजें आपके लिए लेकर आने वाले हैं। इन सभी के अलावा एक और खास बात, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए होने वाली है। उसके लिए भी आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि उस वीडियो का भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।